जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। मिलिटेंट की लाश के अलावा AK-47 भी बरामद हुआ है। फौज का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मजीद तफसीलात के साथ पुंछ से हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। मैंने कहा था कि आज सुबह तकरीबन 7 बजे पुंछ का दिगवार सेक्टर है LOC पे नूरकोट एरिया है, वहां से दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसमें 4 से 5 जो दरअंदाज थे उन्होंने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और हमारी जो फौज थी वो पहले से चुकन्नी थी, तो दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें एक दरअंदाज मारा गया और जिसकी लाश जो है वो आर्मी ने रिकवर कर ली है। उसके पास एक AK-47 और काफी बाकी मतलब मिकदार में जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। उसके बाद लगातार LOC के आसपास के इलाकों में जो है तलाशी अभियान जारी है। लगातार जो है आर्मी और SOG सर्च वहां कर रही है और अभी कुछ और जो दरअंदाज है उस इलाके में होने की खबर है। बिल्कुल, अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आसपास के इलाकों की क्या कुछ सूरत हाल? ऐसे कि आसपास के इलाका जो है वो वहां पर सर्च जारी है और जो आर्मी और SOG लगी हुई है, क्योंकि जो ये इस समय जो मौसम है, इस मौसम में वहां पर LOC के आसपास मक्की की फसल तैयार है और इसका जो फायदा अक्सर दरअंदाज उठाते हैं और इस तरह घुसपैठ की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो है इस इलाके में लोगों को कहा गया कि वो घरों में रहें और जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है कि कहीं कोई और दरअंदाज वहां छुपा ना हो। बिल्कुल, तो पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका। शुक्रिया मनोज। आगे बढ़ते हैं। अरमान कोहली मामले में NCB की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। अरमान कोहली से ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद अब छापेमारी की कार्रवाई जारी है। मुंबई के बांद्रा और जुहू के कई इलाकों में NCB ने छापे मारे। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कई छापे मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो NCB ने मुंबई के हाजी अली इलाके से एक ड्रग पेडलर को पहले गिरफ्तार किया, जिसका नाम अजय राजू सिंह बताया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने पूछताछ में अरमान कोहली का नाम लिया, जिसके बाद परसों ही शाम को अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और वहां से कोकीन जो है अरमान कोहली के घर से बरामद किया NCB ने। उसके बाद अरमान कोहली को NCB अपने दफ्तर लेकर आई, वहां पर पूछताछ की और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई और कल उन्हें अदालत में पेश किया गया और 1 दिन की रिमांड मिली। यानी आज एक बार फिर से NCB जो है अरमान मलिक को अदालत में पेश करेगी। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू मैं सबसे अहम बताऊं कि अजय जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया था, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने कई और नामों का खुलासा किया है, जिसकी इशारे पर आज मुंबई के जुहू बैंड्रा, ये जो एकदम पॉश इलाके माने जाते हैं, जहां पर बहुत सेलिब्रिटीज रहते हैं, बहुत VIP लोग रहते हैं, उस इलाके में NCB की छापेमारी की प्रक्रिया जारी है और NCB की कोशिश की जा रही है कि जब आज एक बार अरमान कोहली को अदालत में पेश करेगी तो अपने रिमांड कॉपी में कुछ ऐसे एविडेंसेस, ऐसे पुख्ता सबूत रखेगी जिसके चलते NCB को अरमान कोहली की और रिमांड मिल जाए आगे, ताकि अजय और अरमान कोहली और जो लोगों की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी होगी उनको सामने सामने बिठाकर ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। सभी की नजरें बनी हुई है कि जब एक बार अरमान कोहली को आज NCB अदालत में पेश करेगी तो देखना होगा कि क्या एविडेंसेस, क्या चीजें रिमांड कॉपी में NCB दिखाती है। बिल्कुल प्रशांत, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर लगातार जो है NCB का शिकंजा कसता ही जा रहा है। वहीं ड्रग्स मामले को लेकर के कई इंकिशाफ भी सामने आ रहे हैं, कई सारे नाम भी इस मामले में सामने आ रहे हैं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने नासिक में मंदिर खोलने के लिए तहरीक शुरू कर दी है। बीजेपी मजहबी और रूहानी सेल की जानिब से मुंबई महाराष्ट्र के तमाम मंदिर खोलने के लिए शंखनाद तहरीक शुरू कर दी गई है। बीजेपी का इल्जाम है कि हुकूमत बार खोल सकती है लेकिन मंदिर नहीं खोल रही है। ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है। ये तहरीक आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जारी है। गोरेगांव में एहतजाज कर रहे बीजेपी लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहां बीजेपी के रुकन असेंबली विद्या ठाकुर की क़यादत में एहतजाज जारी था। सारे महाराष्ट्र में मंदिर बंद रखने वाली ये ठाकरे सरकार, हम पूरा सावन का महीना लगातार मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ठाकरे सरकार का दिमाग जगह पर नहीं आ रहा है।
इसलिए आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सारे राज्य में शंखनाद हो रहा है। ये शंखनाद इस ठाकरे सरकार को आखिरी इशारा है, तुरंत मंदिर खोलिए वरना उद्धव ठाकरे जी धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बीजेपी ने महाराष्ट्र में तहरीक शुरू कर दी है जहां पर ये मांग है कि जो मंदिर है उनको खोला जाए। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार पर बीजेपी का दबाव साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। एक लाइन में ये कहा जाए तो अब कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे बीजेपी की जा रही है। आज जिस तरह से देखा गया है कि पूरे राज्य भर में इस तरह के आंदोलन देखने मिले। कई ऐसे जो नेता हैं उन्होंने मंदिरों में घुसकर बाकायदा पूजा पाठ भी की। सिर्फ महज महाराष्ट्र के उन इलाकों में सीमित नहीं, महाराष्ट्र के हर जिले में इस तरह के एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि ये जो सरकार है बाकायदा चल रही है। जब कोरोना की बात करके डराती है, उस दौरान जब अधिवेशन शुरू होते हैं उस दौरान एक लिमिट पीरियड करती है। साथ ही जिस तरह मंदिर है उसे लेकर ओपन करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे व्यवसाय है जब शुरू हो जाते हैं उसे लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लोकल ट्रेनों में भीड़ होती है तो जब 2 डोज देकर उन्हें अनुमति दी जा सकती है अंदर जाने की, सफर करने की, तो उसी तरह की नियम तैयार किया जाए और साथ ही मंदिरों में भी प्रवेश करने के लिए 2 डोज इस तरह के कुछ नियम निकाले जाए ताकि कहीं ना कहीं लोगों को उनके धार्मिक स्थल पर पहुंचकर पूजा पाठ करने का मौका मिले। यही हाल साफ तौर पे कई जगहों पे दिखाई दे रहा है। आज जन्माष्टमी है और महाराष्ट्र में कल दही हंडी होगी। इसे लेकर भी बाकायदा काफी प्रेशर बना के रखी है सरकार पर कि किसी तरीके से उन्हें अनुमति दी जाए ताकि वो दही हंडी को लगा सके। कई नेतागण हैं जो आक्रामक नजर आ रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं। मनसे के राज ठाकरे ने साफ तौर पे कह दिया कि हिंदुओं का जो त्योहार है उसे मनाने की इजाजत सरकार देगी या नहीं भी देगी तो हम उसे मनाएंगे। इस तरह के जो वक्तव्य सामने आने लगे हैं तो बीजेपी खास करके हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है किस तरह से शिवसेना अब हिंदू विरोधी पार्टी होती नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में जब से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई है तो बीजेपी अक्सर इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर करती है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो शिवसेना छोड़ चुकी है। हिंदुत्व के लिए वो किसी तरह के कोई काम नहीं कर रही है। मंदिर खोलने में दिक्कतें होती हैं, बार खोलने में उन्हें दिक्कतें नहीं होती हैं, होटल्स खोलने में उन्हें दिक्कतें नहीं होती। इस तरह के जो आरोप लगातार सरकार पर लग रहे हैं इससे कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ ये मुसीबतें बढ़ती जा रही है, डेल्टा के वायरस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के जो नंबर्स है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस तरह के आंदोलन से अब बीजेपी और शिवसेना एक साथ आमने सामने खड़ी होती नजर आ रही है। बिल्कुल वसीम, और काफी अरसे से ही बीजेपी और शिवसेना कई मुद्दों पर आमने सामने है। वहीं बीजेपी जो शिवसेना की वोटर बेस है उसको अपनी जानिब पूरी तरह से रागिब करने की कोशिशों में जुटी हुई है। वसीम, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश हुकूमत ने सजा याफ्ता कैदियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की 30 दिन की सजा को माफ करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा जन्माष्टमी के मौके पर सेंट्रल जेल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत करने आए जिस दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। इसके अलावा हर साल जन्माष्टमी के मौके पर फल और खसूसी खाने का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल जेल में मौजूद कैंटीन को भी जल्द शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम किया था और 20 दिन की सजा भी पूरे प्रदेश भर की जो 30 दिन की सजा पूरे प्रदेश के अंदर 30 दिन की सजा माफी की। कैंटीन और कैंटीन आज से चालू हो जाएगी चिन्हित सामानों के साथ। उपवास की सामग्री और पकवान, अगर उपवास नहीं है तो पकवान, और जिसका उपवास है उसे फलाहार की सामग्री आज मिलेगी। जमानत के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है न्यायालय के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है। फिरकावाराना हमआहंगी को भी कारी ज़र्ब लग रही है। अलग अलग मकामात पर शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच और रीवा में इंसानियत शर्मसार हुई है। रीवा में एक शख्स को चोरी के इल्जाम में बुरी तरह से पीटा गया। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया।
इससे पहले नीमच में एक आदिवासी शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, जिसकी वजह से उसकी अब मौत वाक़ई हो गई है। वहीं उज्जैन के महतपुर में कुछ शरपसंद अनासर देखे गए जो एक कबाड़ी वाले को जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रहे थे। तीनों मामलात में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नीमच में 5 गिरफ्तारियां तो रीवा में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उज्जैन में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इंदौर में चूड़ी वाले मामले में लगातार नए इंकिशाफ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इंदौर में अल्तमिश को गिरफ्तार किया गया है। चूड़ी वाले वाकये के बाद थाने का घेराव किया गया था। उन लोगों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत फेसबुक और व्हाट्सएप से मिले हैं। इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चारों से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी से भी उनके लिंक है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, चूड़ी वाला जो वाकया पेश आया उसमें नए इंकिशाफ हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के लिंक जो है पाकिस्तान और ओवैसी से जुड़े हुए हैं। तफसीलात चाहेंगे। हाँ, यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने अभी जो थोड़ी देर पहले बयान दिया उस पर उन्होंने कहा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस पर उनका कहना है कि अल्तमश की जो गिरफ्तारी हुई है और उनके ट्विटर और व्हाट्सएप से जो इंकशाफात हुए हैं उससे उनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के साथ साथ ओवैसी की पार्टी से भी जुड़े होने का इंकशाफ किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि जो चूड़ी वाला मामला इंदौर का हुआ था उसी रात जो है कुछ लोगों ने इंदौर के जो पुलिस जो है बाणगंगा जो थाना है उसका घेराव किया था। जो एसडीपीआई और एसडीपी को मामले को लेकर भी पहले किया गया था और वहाँ पर फिर हुकूमत ने महकमा पुलिस ने एसडीपीआई को क्लीन चिट दे दी और वहाँ पर कहा गया कि कुछ लोग वहाँ पर जो है तशद्दुद पैदा कर सकते थे और उनको गिरफ्तारियाँ जो की गई है 4 लोगों की। अब इनके तार जो है पाकिस्तान से जोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम जिसमें अपोजिशन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का कहना है कि तमाम चीज़ें जो है इस सियासत से मुतासिर होकर की जा रही है हुकूमत और वजीर दाखिला, क्योंकि वजीर दाखिला खुद इंदौर की इंचार्ज है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये नई नई कहानियां गढ़ी जा रही है। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ विजय मुर्जा बात करने के लिए जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है सद्भावना मंच की बात करें, की बात करें, ये लोग मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से मामला मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद को हो रहा है इसको किस तरह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मॉब लिंचिंग जो है हमारे मुल्क के लिए और हमारे सूबे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जब तशद्दुद बढ़ता है, दहशत बढ़ती है, तो वो किसी एक कौम पे बाकी नहीं रहती, बल्कि जालिम जब जुल्म करने के लिए खड़ा होता है तो जो सामने आता है उसे लपेटता चला जाता है। मेरा कहना ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो है मॉब लिंचिंग हुकूमत मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए की जा रही है। यहाँ की हुकूमत जहाँ सर्वधर्म समानता वाले भाव से बात करती है, वहीं पर जो इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मॉब लिंचिंग का जो मामला चल रहा है ये बंद होना चाहिए। ये मामला बंद होना चाहिए जी बिल्कुल बंद होना चाहिए और हुकूमत को इस पे जो है पैनी नज़र रखना चाहिए। एक तरफ तो हुकूमत कानून की बात कर रही है और उन्हीं में बैठे लोग जो है कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग का जो मसला है कहीं ना कहीं हुकूमत को बदनाम करने की भी साजिश है। इसको दूरअंदेशी से देखकर इसकी जांच होना चाहिए और जो फ़िरका परस्त ताकतें हमारे मुल्क, हमारे सूबे के अमन और भाईचारे को ख़त्म करने की साजिशें चल रहे हैं उनको नाकाम करने की कोशिशें करना चाहिए। हम देख रहे हैं सियासत भी हो रही है, अजीब अजीब तरह के एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखिए गरीब पिस रहा है, ये लोग अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं और गरीब जो है दूर दराज गाँवों में मारा जा रहा है। तो इसको जो है सियासत से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और फ़िरका परस्ती की जो बुनियादी बीज बो रहे हैं उसको फौरी तौर पर नकेल कसना चाहिए, अमन और भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। यकीनी तौर पर जब तक अमन और भाईचारा नहीं होगा, जब तक जो है कानून का राज नहीं होगा, इस तरह के अनासिर अपना सर उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल। मेहताब आलम, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि ओवैसी का नाम भी इसमें लिया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का, उनके लिंक भी जोड़े जा रहे हैं। तो क्या ये सब सिर्फ फेसबुक पोस्ट और जो व्हाट्सएप पोस्ट की बात की जा रही है उनके बुनियाद पर ये सब लिंक्स जोड़े जा रहे हैं? क्योंकि अगर देखें तो एक न सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर ये बात कह रहे हैं, बल्कि जो मिनिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदा रखते हैं उनकी जानिब से सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट्स के जरिए इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक इल्ज़ाम का मामला है, हम बताएं कि मध्य प्रदेश में चाहे उज्जैन का मामला हो या इंदौर के चूड़ी वाले का मामला हो, इस मामले को लेकर सिर्फ सियासत मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मुल्कगीर सतह पर जो लीडरान है उन्होंने इस पर ट्वीट किया, चाहे जो है वैसी की बात करें या फिर मायावती की बात करें या मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह या कमलनाथ की बात करें। तमाम लोगों ने जो है मध्य प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इस तनकीद के निशाना बनाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत के जरिए अब सीधे सीधे जो है इस मामले पर शरपसंद अनासिर पर कार्रवाई जो की जा रही है वो अपनी जगह है, लेकिन अब इस तरह से
भी जो है मध्य प्रदेश के एक वजीर ने यहाँ तक कह दिया, क्योंकि जो भी मामला हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं पसे पर्दा कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि जो है जो भी इस तरह के वीडियो सामने आते हैं वो सबसे पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर क्यों होते हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। कहीं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है। हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। अगर कहीं पर किसी सियासी पार्टी के जरिए या शरपसंद अनासिर के जरिए से वाक़यात होते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। नीमच के मामले में एक खुशाइन कदम यह है कि वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी है और यहाँ पर जो है 5 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है और वहाँ पर जो लोग जिम्मेदार थे उन साथियों के घर को भी मुनज़्ज़म कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम जो है महिदपुर जो है उज्जैन की बात करें या रीवा की बात करें तो वहाँ पर उन लोगों की गिरफ्तारियां तो हो गई हैं, लेकिन उनके घर को तोड़ने का जो हुकूमत बार बार दावा करती रही है कि जो लोग भी शरपसंद अनासिर है उनको जमींदोज कर दिया जाएगा, वहाँ पर कार्रवाई नहीं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि जब नीमच के मामले में जो है कार्रवाई की जा सकती है तो यहाँ पे इन लोगों के घर क्यों नहीं तोड़े गए। बिल्कुल मेहताब आलम, मॉब लिंचिंग के तमाम तर केसेस में यकसा तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द अज जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामला आगे पेश ना आए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियसों से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियसेस। अब वो स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियसेस को पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियसेस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। के बाद आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के जिला वकाराबाद में 4 दिन दुल्हन समेत 5 अफराद पानी में बह गए। जिला वकाराबाद के तमामपुर की नदी में इतवार की रात कार बह गई जिसमें एक दुल्हा नवाज रेड्डी दुल्हन अपने खानदान के दीगर 5 अरकान के साथ सवार थे। कार के जरिए खानदान रावला मोमिनपल्ली से वापस हो रहे थे। नदी को अबूर करने के दौरान उनकी कार पानी में बह गई। पुलिस ने बताया कि उनमें से दुल्हा और उनकी बहन बच गए। पुलिस लापता दुल्हन, दूल्हे की बहन, ड्राइवर और लड़के ईशांत की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 26 इरवालापल्ली को नवाज रेड्डी और मोमिनपेट की प्रवलिका की शादी हुई थी। गुज़िश्ता 3 दिन से वकाराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और पानी जो है नदी के ऊपर बहा जा रहा है। हरियाणा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। संजय राउत ने कहा कि किसानों पर हमला एक शर्मनाक वाकया है, इससे तालिबाना ज़हनियत की अक्कासी होती है। होना इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये एक प्रकार से तालिबानी मानसिकता है। जो किसान 2 साल से अपने न्याय के लिए बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे, जो किसान अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको सीधा सर फोड़ने का आदेश आपका एक एसडीएम देता है और सरकार को उसकी थोड़ी भी वेदना नहीं होती, तो ये सरकार कैसी गरीबों की और किसानों की सरकार आप बोल सकते हो? आप किसानों के मन की बात नहीं सुनते। जिस दिन जालियांवाला बाग का स्मृति दिन मेमोरियल कुछ कार्यक्रम चल रहा था, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को 75 साल हो गए, उसका उत्सव हम मना रहे हैं। और जिस किसानों ने देश के स्वतंत्रता के लिए बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिया, उसको आज भी आप गुलाम समझते हो, सर फोड़ते हो, आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कानपुर से बीजेपी के मेयर प्रमिला पांडे ने थाने स्वरूप नगर में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उद्धव ठाकरे के ऊपर यूपी के वज़ीर आला के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। वहीं मेयर प्रमिला ने उद्धव ठाकरे को धमकी भी दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कानपुर आकर दिखाए, तब उन्हें पता चल जाएगा कि यूपी के सीएम के खिलाफ बोलने का क्या नतीजा होगा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहाँ पर मैंने मुकदमा कायम कराया है। हमारे प्रदेश के जो आदरणीय सदस्य
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, उनको ये नहीं पता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार महाराष्ट्र छोड़ देगा उस दिन ये लोग खाने खाने के मोहताज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अशोभनीय बात हमारे मुख्यमंत्री के लिए कहा, तो क्या पता, हमने इसको पढ़ा, मुझे बड़ा दुख है। और मैं क्या कहते हो, अपने शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते मैंने आज मुकदमा में लिखाया और हमारे मुख्यमंत्री को जो उन्होंने इस तरीके का शब्द कहा वो मैं नहीं सहन कर पाई और इसके खिलाफ मेरा जंग जारी रहेगा। आप ये बताइए उसकी औकात कैसे है, उसने मेरे मुख्यमंत्री का कहा कि मैं चप्पल से मारूंगा। चप्पल वो अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो मैं बता दूं चप्पल कैसे चलता है। मैं चप्पल नहीं चलाऊंगी क्योंकि मैं अशोभनीय बात नहीं करती हूँ। मुल्क में कोरोना के 42,909 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक एक दिन में 380 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 34,763 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,76,324 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं केरला में लगातार कोरोना मामलों में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ के लोगों को कोरोना से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इसी दौरान 75 अफराद की जान गई। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में बरतानिया से आने वाले किसी भी शख्स में कोरोना की अलामात नहीं मिली हैं और अब तक बरतानिया से आए 11 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।